नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज देख रहे हैं प्रवीण सर के साथ शशि जीएस एकेडमी में 29 दिसंबर की करंट अफेयर्स। 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स में आज के विशेषांक में हम देखेंगे रोमानिया के बारे में। रोमानिया देश क्या है, रोमानिया की मुद्रा क्या है, उसकी राजधानी क्या है, उसकी अवस्थिति क्या है। और इतना ही नहीं बल्कि आज के जो विशेषांक का दूसरा टॉपिक होगा, इसी में आप इंग्लैंड के बारे में जानेंगे। इंग्लैंड के यूनाइटेड किंगडम क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है और इंग्लैंड क्या है, इन तीनों में अंतर क्या है, इन चीज़ों के बारे में भी आज आप देखेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। पहले जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले प्रश्न की बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस द्वारा जारी पुस्तक अयोध्या के लेखक कौन है। देवेंद्र फडणवीस द्वारा जारी पुस्तक अयोध्या के लेखक कौन है। माधव भंडारी जी हैं, माधव भंडारी। इनके बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा में विपक्ष के मौजूदा नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने माधव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किया। और यह पुस्तक अयोध्या में राम मंदिर के लिए किए गए विरोध के प्रदर्शनों पर सारांशित करते हुए प्रमुख संदर्भों में दस्तावेज के रूप में काम करेगी। इसमें बताया जा रहा है इस पुस्तक में जो अयोध्या के राम मंदिर बनने के लिए जितना भी विरोध किया गया था या विरोध प्रदर्शन हुआ था या जितनी भी प्रमुख घटना और घटनाएं हुई थी, उन सभी के संदर्भ में एक दस्तावेज के रूप में यह काम करेगी। आइए बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की बात की जाए तो दूसरे प्रश्न में बताया जा रहा है कि कोविड 19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कोविड 19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कैलाश सत्यार्थी जी हैं। इसमें बताया जा रहा है कि कैलाश सत्यार्थी जी ने नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थनाथ जी के बारे में इन्होंने कोविड 19 में एक नई पुस्तक का विमोचन किया, यानी एक नई पुस्तक राइट किया, और जिसका नाम बताया जाता है सभ्यता का संकट और समाधान। सभ्यता का संकट और समाधान इसके अंतर्गत बताया गया। इसको विमोचन करने के लिए या इसको लॉन्च करने के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और इसमें यह भी बताया जा रहा है, इस पुस्तक में चर्चा की गई है कैसे महामारी ने शिक्षा प्रणाली और हमारे व्यापार और राजनीतिक, सार्वजनिक शिक्षा, विदेश नीति और कानून, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था और इत्यादि चीज़ों पर कैसे प्रभाव डाला है। यानी कि जो कोविड 19 था, कोविड 19 की वजह से हमारे देश में ही नहीं बल्कि हमारे देखा जाए तो पूरे विश्व में कोविड 19 के द्वारा क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। जैसे कि देखा जाए तो शिक्षा प्रणाली में क्या प्रभाव आया है, व्यापार में क्या प्रभाव आया है, राजनीति में क्या प्रभाव आया है, सार्वजनिक सुरक्षा और विदेश नीति, कानून, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था और देशों के विकास को कैसे प्रभावित किया है। आइए बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न के। आज का जो तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत में 100 बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों BFSI में किस बैंक ने शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बताया जा रहा है कि भारत में 100 बैंकिंग की सूची जारी की गई, जिसमें वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में से किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो आज का यह तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा HDFC। एच डी एफ सी ने भारत में 100 बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और कंपनियों BFSI में प्रथम स्थान हासिल किया है। आइए इसमें बात करते हैं आज के डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या विस्तार से पूर्वक यदि हम बात करें तो HDFC बैंक देश में 100 बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में शीर्ष स्थान पर रही। BFSI मूवर्स और शेकर्स 2020 की रिपोर्ट ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच FDFC बैंक ने अपने ग्राहक सेवा, मौद्रिक प्रबंधन और नवीन पेशकशों के कारण शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसमें बताया जा रहा है कि HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों की सेवा और मौद्रिक प्रबंधन यानी कि मॉनेटरी मैनेजमेंट और नवीन पेशकर्ताओं के कारण अपने स्थान को यानी कि 100 बैंकों में इसने प्रथम स्थान हासिल किया है। ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इसी में बताया जा रहा है कि ICICI बैंक दूसरे स्थान पर और स्टेट बैंक तीसरे स्थान पर है। आइए आज के चौथे प्रश्न की बात की जाए तो चौथे प्रश्न में बताया जा रहा है
कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च CEBR के अनुसार भारत किस वर्ष तक पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है? भारत किस वर्ष या भारत कब तक पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? कौन बता रहा है? CEBR। तो बताया जा रहा है कि 2025 तक भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। एक इसकी रिपोर्ट के अनुसार है CEBR का मतलब हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं, CBR सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है। इस अनुमान में यह भी बताया जा रहा है कि भारत 2020 में दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण पीछे धकेल दिया गया था। फिर ब्रिटेन को 2025 में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 2030 में हम तीसरे स्थान की दौड़ में आगे निकल जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस अनुमान के अनुसार कि ब्रिटेन को हम 2025 में 2000 ब्रिटेन को पीछे छोड़कर हम पाँचवें नंबर पर आ जाएंगे और 2030 तक है हम तीसरे स्थान पे आ जाएंगे, हमारी जीडीपी जो होगी। और एक थिंक टैंक ने 26 दिसंबर को यह कहा था। और ब्रिटेन 2019 में ब्रिटेन से आगे निकलकर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, लेकिन 2020 में हम छठवें स्थान पर वापस आ गए। दरअसल इसमें बताया जा रहा है कि 2019 में हम जहां पांचवें स्थान पर थे, लेकिन यहीं पर 2020 में हम छठवें स्थान पर हम आ गए। यानी भारत जो है, भारत अर्थव्यवस्था में देखा जाए भारत की स्थिति जो है दोस्तों, वो भारत की स्थिति 2019 में पांचवें स्थान पर थी, लेकिन 2020 में हम छठवें स्थान पर आ गए थे। आइए बात करते हैं आज के पांचवें प्रश्न की। आज के पांचवें प्रश्न की बात की जाए तो पांचवा प्रश्न स्टार्ट्सपुक एंड त्योस्यो कार झील परिसर का रामसर साइटों में जोड़ा गया है। यानी कि रामसर साइटों की सूची में इसे जोड़ा गया है। और यहाँ कहाँ पर अवस्थित है? आज का यह चौथा प्रश्न है। तो दोस्तों यह है लद्दाख में। कौन सी झील है? लद्दाख में यह झील अवस्थित है, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व को मान्यता देने के लिए इस सूची में जोड़ा गया है। इस तरह देश में इस तरह के वेटलैंड की संख्या अब 42 हो गई। इसमें बताया जा रहा है कि भारत में अब वेटलैंड या विश्व में वेटलैंड की जो भारत में जो वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि की संख्या कितनी हो गई है? 42 हो गई, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। अगर ये भी बताया जा रहा है इसमें कि दक्षिण एशिया में भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला देश बन चुका है। सूची में जोड़ी जाने वाली नवीनतम साइट लद्दाख में दो जुड़े झीलों स्टार्टअप सुक और त्योसो कार एक ऊंचाई वाला आर्द्र भूमि परिसर है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स दो जुड़े हुए झीलों और मीठे पानी की शुरुआतों और त्योसो हाइपर सैलून और त्योसो कार का एक उल्लेखनीय उदाहरण हमें मिलता है। आज के छठवें प्रश्न की बात की जाए तो आज का छठवां प्रश्न कहता है कि पीएम 28 दिसंबर को 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। और 100वां किसान रेल कहां से कहां तक चलाई जाएगी? आज के छठवें प्रश्न में बताया जा रहा है कि आज के छठवें प्रश्न में कि 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। और 100वां किसान रेल कहां से कहां तक यह चलाया जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि संगोला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दोस्तों, यानी संगोला महाराष्ट्र से शालीमार और पश्चिम बंगाल तक यह किसान रेल ट्रेन चलाई जाएगी। आइए बात करते हैं आज के इसके विस्तार के बारे में। इसको विस्तार पूर्वक में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। बहुवस्तु ट्रेन सेवा में फूल गोभी, शिमला मिर्च, गोभी और डोमेस्टिक मिर्च और प्याज जैसी सब्जियां होंगी। साथ ही फल जैसे अंगूर और संतरा, अनार, केला, कस्टर्ड, सेब इत्यादि चीज़ों को इसमें रखा जाएगा। तो बताया जा रहा है इसमें इसके जो इस ट्रेन को चलाने का प्रमुख कारण ये भी बताया जा रहा है। इसका प्रमुख कारण ये है कि किसान को हरी झंडी यानी कि 100वीं किसान रेल के लिए 100वीं किसान रेल चलाई गई है। जो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो किसान हैं अपनी वस्तुओं को जैसे कि फूल गोभी और शिमला मिर्च इत्यादि चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर बेच सकते हैं। और इतना ही नहीं, यह सुरक्षित भी रहेंगी। और इसमें ये भी बताया जा रहा।
आइए बात करते हैं आज के 7वें प्रश्न की। आज के 7वें प्रश्न की बात करें तो 7वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि आरबीआई ने हाल ही में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(4) के तहत महाराष्ट्र के किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। कहा जा रहा है कि आरबीआई ने आज के 7वें प्रश्न में बताया जा रहा है कि आरबीआई ने हाल ही में बैंक विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(4) को 22 यानी धारा 22(4) के तहत महाराष्ट्र के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक को क्या किया गया, आरबीआई ने अपने विनियमन अधिनियम 1949 की धारा के तहत इसके लाइसेंस को रद्द करने की बात की है। आइए बात करते हैं इसके विस्तार पूर्वक में। इसका विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है, इसमें विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है कि आरबीआई ने 24 दिसंबर 2020 को आदेश जारी कर रद्द कर दिया बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(4) के तहत सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड जो कोल्हापुर महाराष्ट्र को जारी बैंकिंग बैंक को रद्द कर दिया, जो कोल्हापुर यानी कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। और भारत में व्यापार आदेश 24 दिसंबर 2020 को व्यापार के करीब से प्रभावित किया गया है। तो इस ऐसे प्रश्न को आपको ज़्यादा नहीं याद रखना। आज के 8वें प्रश्न की आइए बात करते हैं। आज के 8वें प्रश्न की फ्लोरीन सीटू निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्लोरीन सीटू निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो रोमानिया। इसके अंतर्गत बात करें तो इसकी मुद्रा जो है यानी कि इसकी राजधानी के रोमानिया की राजधानी की बात करें तो इसकी रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। और इसके मुद्रा की बात करें तो रोमानियन ब्लू। इसकी अवस्थिति की बात करें तो यह काला सागर की सीमा पर अवस्थित है। तो रोमानिया एक ऐसा देश है जो काला सागर के सीमा पर अवस्थित है। इसकी मुद्रा है रोमानियन ब्लू और इसकी राजधानी हो जाएगी बुखारेस्ट। आइए बात करते हैं आज के इसमें विस्तार पूर्वक क्या बात कही गई है हमारे टीम के द्वारा। पूर्व निवेश बैंकर और वित्त मंत्री फ्लोरीन सीटू ऐसे समय में नए प्रधानमंत्री बने जब रोमानिया में चल रहा कोरोना वायरस और उसके आर्थिक पतन के खिलाफ संघर्ष चल रहा था। तो रोमानिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तब प्रधानमंत्री बने जब कोरोना वायरस और महामारी और जैसे आर्थिक पतनों के खिलाफ संघर्ष चल रहा था। उसी समय सीटू ने 2016 में राजनीति में प्रवेश करने से पहले न्यूजीलैंड और केंद्रीय ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। और इनके बारे में बताया जाता है कि सीटू 2016 में राजनीति में प्रवेश करने से पहले न्यूजीलैंड के केंद्रीय बैंक और यूरोपियन निवेश बैंक के अर्थशास्त्री के रूप में भी यह कार्य किए थे। आज के 9वें प्रश्न की बात करें तो आज के 9वां प्रश्न है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नृत्य इतिहासकार और आलोचक का नाम बताइए जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। आज के 9वें प्रश्न की बात करें तो इनका नाम है सुनील कोठारी जी। सुनील कोठारी जी जो हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं और इन्होंने नृत्य इतिहासकार और आलोचक हैं। इनके बारे में यह भी बताया जाता है कि जो सुनील कोठारी जी हैं, सुनील कोठारी जी एक नृत्य इतिहासकार और आलोचक हैं। इनके बारे में ये भी बताया जा रहा है। आज की बात करते हैं, आइए इसका विस्तार पूर्वक बात करें तो पद्मश्री नृत्य इतिहासकार आलोचक सुनील कोठारी जी को 27 दिसंबर को दिल्ली में एक अस्पताल में इनका निधन हो गया जब कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के 1 महीने बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट और वह 87 वर्ष के थे तभी इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने असम के सचित्र नृत्य और भारतीय नृत्य में नई दिशा और भारतनाट्यम, उड़ीसा छऊ, कथक और कुचिपुड़ी जैसे फोटो जीवनी सहित भारतीय नृत्य रूपों में विषय के रूप में 20 से अधिक पुस्तकों को इन्होंने लिखा है। तो इन सभी पुस्तकों को जो मैंने आपको नाम बताया इनको भी इन्होंने लिखा है और इस उदय शंकर और रुक्मणी और अरुण देविल जैसे इन्होंने इसमें भी अपनी भूमिका निभाई है। आइए आज के 10वें प्रश्न के और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। आज के 10वें प्रश्न और अंतिम प्रश्न की बात करें तो रॉबिन जैकमैन पूर्व गेंदबाज क्रिकेट कमेंटेटर का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश से खेलते थे तो वे इंग्लैंड से खेलते थे। रॉबिन जैकमैन कौन है, एक पूर्व गेंदबाज के साथ साथ एक क्रिकेटर कमेंटेटर भी हैं और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित रखते थे तो दोस्तों इंग्लैंड से। आइए बात करते हैं आज इंग्लैंड के बारे में बात करें तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है दोस्तों। दूसरी बात करें तो इंग्लैंड सभी के मन में एक प्रश्न बहुत ही दिनों से बना रहता है और काफ़ी लोगों ने हमसे मैसेज कर पूछा भी और आज उसके टर्म्स आ गया है। इसलिए मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को
कि यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या क्या अंतर है। बात करें इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम एक कंट्री है, यानी कि एक देश है। यूके एक देश है और ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप है और इंग्लैंड जो है उसी द्वीप का हिस्सा है। तो पहली चीज़ें मैंने आपको बताया कि यूके क्या है, एक कंट्री है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम एक देश है और ग्रेट ब्रिटेन जो है आपका एक द्वीप है और इंग्लैंड उसी द्वीप का हिस्सा है। तो आज आपको पता चला होगा कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड में क्या अंतर है। पहली चीज़ें मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड किंगडम एक देश है और आपका ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप है और उसी द्वीप का हिस्सा है इंग्लैंड। दोस्तों तो आप सभी लोगों को याद हो गया होगा कि तीनों में क्या अंतर है। रॉबिन जैकमैन इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज और कमेंटेटर भी थे। डेस एक्ट 75 फॉर्मर इंग्लैंड के गेंदबाज, प्रसिद्ध क्रिकेटर, कमेंटेटर रॉबिन जैकमैन का कितने वर्ष 75 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर को निधन हो गया। इनके बारे में बताया जाता है कि जैकमैन ने 1974 और 1983 के बीच 4 टेस्ट मैच और 15 वनडे मैच यानी कि एक दिवसीय खेल खेले थे। आइए बात करते हैं आज के प्रश्न जो हमने कल आपको यानी 28 दिसंबर को मैंने आपको प्रश्न दिया था, उसके आंसर के बारे में बात करें। पूछा जा रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में किए जाने वाले सीआरआर का क्या मतलब है। तो सीआरआर का मतलब हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो से तात्पर्य हो जाता है दोस्तों कि कैश रिजर्व रेशियो से तात्पर्य हो जाता है जो बैंकें होती हैं, जो बैंक्स होती हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने पास आरबीआई के पास उन्हें सीआरआर के रूप में कुछ पैसे जमा करना पड़ता है दोस्तों, कुल जमा का। फिर उसके बाद ही वे लोग क्या करते हैं, अपना उधार या ऋण वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आइए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसको बताइएगा। आज का प्रश्न है दोस्तों, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम सेइंग दैट वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो। I am saying that where is the headquarter of ISRO, Indian Space Research Organization। I mean to say भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। आप सभी लोगों के कमेंट को पढ़ने के लिए हमारी टीम लगी हुई है, आपको जरूर इसका आंसर तुरंत देगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।